अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा असद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात। आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ज़रूर बहुत सी मिसकॉन्सेप्शंस आपके दिमाग से दूर हो जाएंगी अबाउट एनेस्थीसिया इशू कि सी सेक्शन होने वाला है, कौन सा एनेस्थीसिया लें, डॉक्टर मुकम्मल बेहोशी ठीक होती है या कमर में टीका लगवा लें। ये दो तरीके अमूमन पाकिस्तान में होते हैं सी सेक्शन के दौरान। वैसे तो एनेस्थीसिया के बहुत टाइप्स हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड हैं वो या तो जनरल एनेस्थीसिया जिसे आम ज़ुबान में मुकम्मल बेहोशी कहते हैं, या फिर स्पाइनल एनेस्थीसिया जिसमें कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है। अब सबसे पहले तो हम इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं कि दोनों में प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें प्रोसेस का नहीं पता होगा हम पड़ोस वाली आंटी से, फ़लाँ भाभी से या फ़लाँ कज़न से या फेसबुक पे किसी मेंबर से सुन के हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करते रहेंगे और डॉक्टर की बातों को इग्नोर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिस बेचारे को बिला वजह बहुत ज़्यादा बदनाम किया गया है पाकिस्तान में, और झूठी झूठी बातें इसके साथ एसोसिएट कर दी गई हैं जिसका कोई लिंक नहीं बनता है, लेकिन बस सुनी सुनाई बातें चल रही हैं। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है कि आपकी कमर की हड्डी में इंजेक्शन नहीं लगता है। जो रीढ़ की हड्डी में पानी होता है उसके अंदर एनेस्थीसिया की ड्रग, जो दवाई है, वो इंजेक्शन के थ्रू डाली जाती है, जो आपकी लोअर लिम्स की नर्व्स पे असर करती हैं। मतलब जो हमारी टांगों में जो नसें जा रही हैं, पेट से लेके टांगे, ठीक है, इन पे जो जा रही हैं वहाँ पे असर करती हैं, और जो पेन वाली हमारे रिसेप्टर्स हैं उन चीज़ों को ये ब्लॉक करती है ताकि हमें पेन फील ना हो सके और हमारा वो वाला हिस्सा मुकम्मल सुन्न हो जाए। जबकि मरीज़ जब आते हैं तो वो अमूमन ये क्वेश्चन करते हैं कि जी ये तो हड्डी के अंदर टीका लगाया जाएगा जिससे मेरी कमर की हड्डी ही कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद तो मैं किसी काम की नहीं रहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ किसी से सुनी हुई होती है। ठीक है, अब इस चीज़ पे हम लोग बाद में बात करेंगे। बात करते हैं जनरल एनेस्थीसिया, मुकम्मल बेहोशी में क्या होता है। मुकम्मल बेहोशी में सिर्फ एक ड्रिप के ज़रिए दवाई नहीं डाली जाती है, बल्कि आपके मुंह के अंदर एक ट्यूब भी पास की जाती है, क्योंकि उस वक्त आप बेहोश होते हैं, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, जिसे हम लोग एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन कहते हैं, ईटीटी कहते हैं। उस ट्यूब को पास करते हैं ताकि हम जो है सपोर्ट दे सकें वेंटिलेशन के लिए ना। अब जनरल एनेस्थीसिया में जो मरीज़ की कंडीशन है वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे एक इंसान सो रहा है। ठीक है, सोते हुए तो फिर आपको फ़ील होगा कि आप उठ जाओगे, कोई आपको हाथ लगाएगा, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल ऐसी स्टेट में डाल दिया जाता है कि आपको होश नहीं, जब तक वो दवाई जाती रहती है आपको होश नहीं रहती कि आप कौन सी स्टेट में हैं। ये तो हमने बात कर ली बेसिक कॉन्सेप्ट्स की कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों के प्रोसीजर्स में क्या फ़र्क है। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, और जनरल एनेस्थीसिया के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया में आते हैं, क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में इंट्यूबेशन का प्रोसेस नहीं है, जैसा कि मैंने आपको जनरल एनेस्थीसिया का बताया था कि उसमें ट्यूब पास की जाती है मुंह से। ठीक है, आपके मुंह को खोला जाता है लेरेंजियोस्कोप से और उसके अंदर एक ईटीटी नामी ट्यूब डाली जाती है। उसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, वो इजी गो प्रोसेस है कि बस आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे आपको एक नीडल, बस जैसे हम लोग सैंपल लेते हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बस पेन फील होगा और उसके बाद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसकी रिकवरी आसान है। ठीक है, रिकवरी आसान इस तरह होती है कि आप ऑपरेशन के दौरान भी होश में रहते हैं, आपको पता होता है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। डॉक्टर्स के भी आप लोग बात करते रहते हैं, कुछ मरीज़, और डॉक्टर्स को भी हौसला रहता है कि हमारा पेशेंट ठीक है। जैसे ही ओटी से बाहर आते हैं तो अपनी फैमिली मेम्बर से भी आराम से मिलते हैं, अपने बच्चे को ईज़िली आप देख सकते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ठीक है, जैसे ही डिलीवर होता है बच्चा, फ़ौरन नर्स आपको ऑपरेशन थिएटर में ही बच्चे को दिखाती है। तो ये कुछ स्पाइनल के फ़वाइद हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि कोई इसमें इंट्यूबेशन नहीं है। ठीक है, कोई आपकी चीज़ ऐसी इंसर्ट नहीं की जाती, जैसा मैंने पहले बताया कि एक तो इसके अंदर कोई इंट्यूबेशन का प्रोसेस नहीं है, इसमें सिर्फ जो है एक नीडल आपको लगेगी
और उसके बाद जो है आपका निचला हिस्सा सुन्न हो जाएगा। कुछ नुकसानात इसके क्या हो सकते हैं, स्पाइनल हेडेक हो सकता है। स्पाइनल हेडेक क्या होता है कि एक तो सबसे पहले जो मरीज़ एलिवेट कर लेते हैं अपने आप को, पिलो यूज़ कर लेते हैं, ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही पिलो उनकी गर्दन के नीचे रख दिया जाता है। तो इस चीज़ को एटलीस्ट हमें 1 वीक तक कम से कम पिलो का यूज़ जो है हमें नहीं करना चाहिए, ताकि जो वो इफ़ेक्ट है ड्रग का वो ईज़िली आपकी बॉडी से एस्केप आउट हो सके। उससे ये होता है कि वो जो ड्रग स्पाइनल में जो लगती है उसमें कभी कभी क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि रीढ़ की हड्डी के अंदर नहीं लग रहा है, ये उस पानी के अंदर लग रहा है, तो वो इफ़ेक्ट कभी जो है ऐसा ले आती है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को जो है ना हेडेक होने लगता है। और उस हेडेक को ठीक करने के लिए फिर कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं है, सिर्फ पेन किलर ही दिए जाते हैं और बाकी कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा और पानी का इंटेक ज़्यादा, ताकि वो असर जो है एनेस्थीसिया का जल्द से जल्द बॉडी से फ्लश आउट हो सके। आम ज़ुबान में मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये एक उसका साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन बदनाम ज़माना एक साइड इफ़ेक्ट बनाया हुआ है बैक पेन। बैक पेन मोस्टली जो औरतों को होता है वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है, उनके बुरे पोस्चर से होता है, उनके ज़्यादा वज़न से होता है। और आप यकीन जानिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी सेक्शन वाले बैक पेन का शिकार हैं। आप 10 नॉर्मल डिलीवरी वाली औरतों से पूछ लें, जिसमें से शायद कोई बोलेगी कि मुझे कमर का दर्द नहीं रहता है, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, कमर का दर्द होता ही हमारी पुअर केयर की वजह से है। जब हम अपना ख्याल नहीं रखते, हम अपना वज़न कम नहीं करते हैं, हम हैवी वेट्स उठाते हैं, हम जो है विटामिन डी कैल्शियम ना चेक करवाते हैं, ना हम वो दवाइयाँ खाना पसंद करते हैं, ना हमारी डाइट अच्छी होती है, तो इन सब चीज़ों का इल्ज़ाम सिर्फ एक बेचारे एनेस्थीसिया पे देना बहुत गलत है। और ऐसा कहीं नहीं है कि अगर कमर में इंजेक्शन लग गया तो आप जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। काफ़ी औरतों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि डॉक्टर हम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, हम तो किसी काम के ही नहीं रहेंगे अगर हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया लगवा लिया। और काफ़ी हैरानी होती है कि इतनी जो है ना अवाम में मिसकॉन्सेप्शन है एक एनेस्थीसिया के लिए। चलें अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी ट्यूब डाली जाती है और इसके अंदर मरीज़ जो है मुकम्मल अवेयर नहीं होता। आपको होश में आने में 4 से 6 घंटे लग सकते हैं, तो इसलिए एक तो आप अवेयर नहीं होंगे और आप अपने बेबी को जल्दी नहीं देख सकेंगे, अपनी फैमिली से जल्दी नहीं मिल सकेंगे, थोड़ा आपको होश में आने में टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि जब वो ट्यूब डाली जाती है तो उसमें एयरवे इंजरीज़ के चांसेस होते हैं। अगर मैं आम ज़ुबान में समझाऊँ तो एयरवे इंजरीज़ वो होती हैं जैसे हमारे टीथ डैमेज हो सकते हैं, हमारे गले में सूजन आ सकती है, हमारे जो है गम्स डैमेज हो सकते हैं, मतलब मुंह के अंदर हमारी कोई चीज़ डैमेज हो सकती है क्योंकि यहाँ से वो ट्यूब पास होती है, तो एयरवे इंजरीज़ हो गई। और जनरल एनेस्थीसिया के लिए जो है हमेशा बहुत एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट चाहिए होता है क्योंकि इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी के रेट्स हाई हैं, ठीक है। मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है कि मदर्स की डेथ हो जाना इस पूरे प्रोसेस के दौरान, क्योंकि एक स्लीप की स्टेट से आपको वापस अवेक स्टेट में लाना है। कुछ कंडीशंस तो ऐसी होती हैं जिसमें डॉक्टर्स आपको ख़ुद कहते हैं कि आपको जीए ही लेना पड़ेगा। मैं उन कंडीशंस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर डॉक्टर आपको रेकमेंड कर रहे हैं तो आपको वही करना है जो आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर आपको डॉक्टर ने ये चॉइस दी है कि आप स्पाइनल या जीए में से चूज़ कर लें, तो ऑलवेज़ चूज़ स्पाइनल एनेस्थीसिया। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात जो है वर्ल्ड वाइड ये बात है कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इज़ सेफेस्ट एज़ कम्पेयर टू जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, इसमें मरीज़ की जो रिकवरी है वो अच्छी है और इसके अंदर जो है मरीज़ जल्द से जल्द अपनी जो है ना सी सेक्शन से पहले वाली जो स्टेट होती है उसमें आने में हेल्प आउट मिलती है, क्योंकि आप पूरे टाइम होश में होते हैं ओटी के अंदर ना, तो इसलिए इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे हाई बीपी के मरीज़ हैं, उनमें तो कभी भी जीए जो है अलाउ नहीं किया जाता है,
क्योंकि हाई बीपी वालों में स्पाइनल ही ठीक है, क्योंकि स्पाइनल जब लगता है तो थोड़ा पेशेंट हाइपोटेंशन में ज़्यादा मतलब बीपी उसका थोड़ा ड्रॉप होता है। तो हाई बीपी के पेशेंट्स में तो जीए का सवाल ही नहीं पैदा होता अनलेस कि कोई और कॉम्प्लिकेशन हो, और जिसमें जो है डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट जो हैं, बेहोशी के जो डॉक्टर हैं, वो खुद आपको एडवाइस करें कि आपके लिए ये बेस्ट है। तो बताने का मकसद, इस वीडियो का मकसद यही है कि एनेस्थेटिस्ट से या फिर डॉक्टर से इस बारे में बिला वजह की बहस ठीक नहीं होती है। अगर वो इस चीज़ को रेकमेंड कर रहे हैं तो आप उसे फॉलो करें। यस, पेशेंट के पास राइट होता है, पेशेंट अपनी मर्ज़ी से चीज़ को चूज़ कर सकता है, लेकिन इस वीडियो का मकसद यही है कि आपके दिमाग से गलत फहमियों को दूर किया जाए और दोनों स्पाइनल और जर्नल दोनों को सामने रख के कंपैरिजन किया जाए, और जिससे आपको भी समझ आ जाए कि कौन सा सेफ़ है और कौन सा जो उसके मुकाबले में कम सेफ़ है। ठीक है। अब इस वीडियो का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कोई कल को बोले कि आपने तो बिल्कुल जनरल एनेस्थीसिया अनसेफ कहा था, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बोथ आर दी ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको चूज़ करने की लिबर्टी है तो स्पाइनल एनेस्थीसिया इज़ गुड ऑप्शन एंड इज़ द सेफेस्ट मेथड। और इस वीडियो का एंड मैसेज ये भी है कि आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी या आफ्टर सी सेक्शन आप विटामिन डी और कैल्शियम और अपना जो CBC है ये टेस्ट करवाना ना भूलें, ताकि अगर आयरन की कमी है तो उसकी दवाई स्टार्ट कर दें, और अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो उसकी दवाई भी स्टार्ट कर दें। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उन्हें विटामिन डी लेना ही लेना है जब तक वो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में उसकी नीड इंक्रीज़ हो जाती है। इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कमर दर्द के हवाले से, वो वीडियो ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है जो आप लोगों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन और डर बैठा हुआ है स्पाइनल एनेस्थीसिया को लेकर, वो काफ़ी हद तक दूर हुआ होगा। दुआओं में याद रखिएगा, and do share and subscribe my channel. Thank you.